नमस्कार दोस्तों, साथी संदेश लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं, आपने इन्हें पहचान लिया होगा। आप हैं दर्शन सांगला जी और बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी कुछ खासियत और बता दें, ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और फिल्म मेकिंग में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया है। आज इनसे हम बात करेंगे कुछ युवाओं के भविष्य को लेकर के, किस तरह से युवा अपने आप को बदल सकते हैं, इस बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है साथी संदेश लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगा कि ऐसा देखा जा रहा है, आज ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन पे मोटिवेशनल प्रोग्राम्स की भरमार है। क्यों ऐसा? भरमार इसलिए है कि ना वो मोटिवेशन हमको हमारे घर से नहीं मिल रहा है, हमारे दोस्तों से नहीं मिल रहा है, हमारे आसपास के समाज से नहीं मिल रहा है, हमको हमारे अंदर से नहीं मिल रहा है। और दूसरा, हमको बचपन से ये बता दिया जाता है कि यार हमारे अंदर ना बहुत कमियां हैं, बाहर के जो लोग हैं वो ज्यादा सुंदर हैं, बाहर की चीजें हैं वो ज्यादा अप्रिशिएट करने वाली है, बाहर विकास ज्यादा है। तो ये मानसिकता जब भर जाती है तो हम जो दूसरे की तरह बनने में आते हैं, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर आ गया है, उसको डेवलप करने के लिए हम इन कोर्सेज का सहारा लेते हैं। तो वो जो भरमार है ना, उसका रीजन यही है कि आदमी जो है वो बाहर की चकाचौंध के तरह जाते हुए खुद को पहचानना भूल गया। आज आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, आपको सबसे ज्यादा जरूरत है इन्फॉर्मेशन की। मोटिवेशन तो मुझे लगता है वो एक विस्की की तरह है, आपने रात को पी सुबह उतर गई। आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है कि क्या सही तरीका है आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्या सही तरीका है जो दुनिया के सफल लोगों ने अपनी जिंदगी में अपनाया है, आजमाया है, जिसको पाके या जिस रास्ते पे चल के हम सफल हो सकते हैं। अब ये आप बोलेंगे कि ये चीजें तो सबको पता है कि भाई अगर किसको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, तो सुबह जल्दी उठना है, जंक फूड खाना बंद करना पड़ेगा, आपको रात को समय पे सोना पड़ेगा, मोबाइल का उपयोग कम करना पड़ेगा। अगर जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको पढ़ाई में फोकस करना पड़ेगा, खेलकूद में ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पाता, वो मोबाइल में क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि ना उनकी इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली है वो बहुत ज्यादा गलत मिली। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी संगत, आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, उनकी लाइफ में कोई गोल है या नहीं है। पेरेंट्स उनको सिर्फ डांटते रहते हैं या पेरेंट्स उनको समझते भी हैं? क्या पेरेंट्स अपने बच्चों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार तुम एक्चुअल अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं? हो सकता है कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहे, बट हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक बेसिक पढ़ाई तो हमारे यहाँ मानी जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं 12th जरूरी है, कुछ कहते हैं कॉलेज जरूरी है, उसके बाद अपनी मन मर्जी का कर लेना। लेकिन मन मर्जी का क्यों कर लेना? आपको करना क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज में है? हो सकता है कि कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हो लेकिन आगे चल के बहुत अच्छा पेंटर बन जाए। तो हमको उसको पेंटिंग की भी हॉबी को जब हम डेवलप कराना शुरू करेंगे तो वो बच्चा उस चीज को समझेगा कि जब मेरे माँ बाप ने मेरे एक शौक को अप्रिशिएट किया है तो मुझे भी उनके कहने पे ये चीज करनी पड़ेगी। हम उनको इस चीज का लालच तो नहीं कह सकते, बट हैबिट डेवलप करा सकते हैं, उनको पुरस्कार दें कि यार चलो तू करना क्या चाहता है, दोस्त की तरह एक बार बात करके देखिए ना उनसे। आप उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। अगर हो सकता है वो बेटा बोलता है या बेटी बोलती है, लड़का बोलता है, बच्चा बोलता है कि यार मुझे पता ही नहीं है मैं अपनी लाइफ में करना क्या चाहता हूँ, तो एक टेम्पररी गोल बना लो कि अगले 2 साल में तो अपने आप को क्या देखना चाहता है, ऐसी क्या चीज करेगा कि तो अपनी जिंदगी का पहला 5,000 कमा सके। फिर दूसरा टास्क आता है कि चलो ऐसा क्या करेंगे कि तू हर महीने लगातार 5,000 कमा सके। फिर ऐसा क्या हो कि यार तू हर हफ्ते 5,000 कमा सके। और फिर एक नेक्स्ट टास्क क्या हो कि तुम हर दिन का 5,000 कमा सके, फिर हर घंटे का 5,000 कमा सके। तो हम धीरे 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 जब उसको ग्रेजुअली उनके साथ उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे ना, तो इसमें बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारी घर, हमारे परिवार के लोग, फिर हमारे दोस्त यार, हमारे आसपास। और आपको लगता है कि कोई एक चीज भी खराब है, जब हम गाड़ी चलाते एक छोटा सा छर्रा फंस जाए ना, वो पूरी बेरिंग को खराब कर सकता है। तो हमको ये देखना है कि हमारे घर में या हमारे आसपास के जीवन में वो छर्रा क्या है। अगर किसी के बालों में वो 1 रुपए की च्युइंगम चिपक जाती है ना, सब तो पूरा बाल कटवाना पड़ता है। तो हमको देखना है कि हमारे जीवन का वो च्युइंगम कौन है जो हमारे बालों में चिपक गया है। हम उसको लेके चलते नहीं रहते, वो छर्रे के साथ गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो ये चीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तकलीफ होती है उनसे बाहर निकलने में, लेकिन जब आप निकलते हैं तो आप 1 साल बाद खुद को भी धन्यवाद देते हैं कि यार चलो वो एक तकलीफ का फेज था, वहां से निकले, लेकिन वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना बहुत ही सराहनीय कदम और पहल थी। क्या बात है दर्शकों, आपने सुना, बहुत ही आसान तरीके से और आसान शब्दों में इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें ग्रोथ आगे करना है। सर, नेक्स्ट सवाल लेंगे। आपने गोल की बात, बच्चे गोल सेट नहीं कर पाते, कैसे अपना गोल सेट करेंगे? देखिए, गोल सेट बच्चे जो करना चाहते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी बार बहुत अलग अलग पैरामीटर होते हैं। अमूमन जो हम भारतीय समाज में रहते हैं वहां पे ये हो जाता है कि बच्चे जिनको देख के बड़े होते हैं, शायद ऐसा कई बार देखा है कि वो जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वहां के टीचर का ही गोल गोल नहीं है। वो टीचर वो आदमी बना है जिसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, सब जगह से हारा, तो वो टीचर बन गया। तो उसको लगता है कि यार फेलियर 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 वाले लोगों के बीच रह रहा हूं, तो उसको लगता है कि मैं भी एक फेलियर हो गया।
भाई जब उसके पिताजी या उसके गुरु या उसके दोस्त बताए, भाई मेरी लाइफ का गोल था कि मैं ये करना चाहता हूँ, आज मैं वही कर रहा हूँ जो मेरा गोल था, तो उसको लगेगा कि यार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए गोल का होना कितना इंपॉर्टेंट है, और आप उसके गोल को ढूंढने में आप मदद करिए। हो सकता है कि एक 15-16 साल का लड़का अपनी लाइफ का गोल उस समय ना बना सके, लेकिन वो अपने अगले 3 साल का तो गोल बना सकता है। 20-22 साल का जो लड़का है वो कम से कम अपने 25 साल तक की एज का गोल बना ले। लेकिन जब 22 से 25 साल की एज के बीच में वो समय आ जाता है कि जहां पे आपको अपनी लाइफ का एक बड़ा गोल डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि वही गोल आपको एक नई दिशा और दिशा देता है। क्योंकि हमने बहुत से ऐसे लोग को देखा है जिन्होंने अपनी उम्र के 40वें साल में, 45वें साल में, 50 साल, 60 साल की उम्र में भी आके एक नया गोल बनाया और उसको अचीव किया। या कुछ लोग ऐसे थे जो 20 साल की उम्र से एक ही गोल को पकड़ के लगे रहे, लेकिन उनको सफलता उनके उम्र के 60वें साल में मिली। तो आपको ये देखना है कि आपने गोल क्या बनाया है, वो गोल को नापने का भी ना पैरामीटर होना चाहिए कि क्या वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, क्या वो मेजरेबल है या नहीं है, उसके लिए टाइमलाइन कितनी है। मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूँ, ये गोल हो सकता है, या मैं सीए बनना चाहता हूँ, ये एक गोल हो सकता है, लेकिन क्या आप उनके 50वें साल तक पेपर देते रहेंगे? नहीं। आपको हर गोल के पीछे एक टाइम फ्रेम सेट करना पड़ेगा कि यार मैं अगले 5 साल में ये करूंगा, पूरी शिद्दत पूरे जी जान से लगा दो, फिर भी नहीं होता तो कम से कम आपको ये कमी या मलाल नहीं रहेगा कि मैंने ना 100% नहीं दिया अपना, नहीं मिली सफलता, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपना तो जो परिश्रम था, आपके हाथ में जो चीजें थी वो आपने की, शायद नियति को कुछ और मंजूर होगा, फिर आप वहां से आगे बढ़िए, कुछ नया गोल बनाइए, जो चीजें आपको लगती है कि आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड आपका गोल सीए बनना ठीक है, एट द एंड जो अल्टीमेट गोल था वो पैसे कमाना था, वो परिवार का पोषण करना था। हो सकता है आप उस काम से नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कोई और चीज करें तो शायद आप सीए से ज्यादा पैसे कमाने लग जाए, शायद आप किसी और अच्छे काम में लग जाए। तो जरूरी ये होता है कि हम पुरानी चीजों का रोना रोना बंद कर दें, हम आगे को कैसे बेहतर बना सकते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप शेष जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएंगे, आप अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को बेस्ट ऑफ लाइफ कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमेशा प्रयासरत होना चाहिए। और वो थॉट प्रोसेस ना सिर्फ एक आदमी का नहीं होना चाहिए, वो पूरे घर का होना चाहिए। वो उस घर के बूढ़े दादा का भी होना चाहिए जो खटिया में बैठे सिर्फ अपने बेटे बहू और सबको कोसते ना रहे। वो उस बाप का भी होना चाहिए जो हमेशा अपने बच्चों को डांटते हुए ना पूछे कि तुम साले कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, अरे एक बार बैठ के बात तो करो। या उन बच्चों के लिए भी नहीं होना चाहिए जो अपने बाप से सीधे मुंह बात नहीं करते। आपको भी बैठ के सोचना पड़ेगा कि यार शायद मेरे पिताजी ये करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इतना संघर्ष किया है और आज मैं इतना संघर्ष ना करूं, उसके लिए वो प्रयासत है, वो चाहते हैं कि वो चीजें बेहतर हो। तो जब सब साथ में बैठ के सामंजस्य बैठा के चीजें करते हैं तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतर बनती है। और ऐसा कोई गोल, ऐसी कुछ चीजें नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। सर, एक कम्युनिटी बनाई है आपने, रोल बॉल कम्युनिटी, क्या उद्देश्य है, कैसे प्रेरणा मिली, किस तरह से काम कर रही कम्युनिटी? और रोल बोल ROLBOL, इसका फुल फॉर्म है रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। और ये बनाने का मन ये था कि हम जो है ना सोशल एनिमल है, आदमी जो होता है उसको किसी ना किसी समाज की, संगठन की जरूरत पड़ती है। और हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से संगठन है जहाँ काम करते हैं, JCI है, रोटरी है, लायंस क्लब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं बहुत एक्टिव तरीके का लड़का था, तो मुझे लगा कि यार 2-3 चीजें माइंड में चली कि अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक खुद की कम्युनिटी बना लें, क्योंकि वहां थोड़ी फ्रीडम रहती थी। दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे तो बहुत हायरार्की में चीजों को पूछना पड़ता था। तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कमियां थी उनको नोट डाउन किया और फिर हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर हमने इसको एक लाइफ मैनेजमेंट कम्युनिटी की तरह रखा कि कैसे हम ना एक बेहतर लाइफ को बना सकते हैं। और इसमें 4 वर्टिकल में हम काम करते हैं। पहला है रोल बोल लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल में आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल, अपनी जीवन शैली को बेहतर कर सकते हैं। तो उसमें हम फिजिकल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, मेंटल वेलनेस और आपकी स्पिरिचुअल वेलनेस, इस तरीके की एक्टिविटीज मेंबर्स के लिए हम करते रहते हैं आपस में। रोल बोल लर्निंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे आज हम युवा के टॉक शो पे आए तो एक लर्निंग का पार्ट है। तो हम ऐसे छोटे छोटे टॉक शोज रेगुलर करते रहते हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई में है तो हम सिर्फ उसी से संबंधित लोगों को बुलाए, वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। आपको नॉलेज तो मिले, हर आदमी की अपनी एक अलग जर्नी है। एक पान ठेले वाला आके आपको बता सकता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या सीखा है और आपको शायद अपने उस छुपे हुए सवालों का जवाब एक पान ठेले वाला देके चले जाए। मतलब हमें लगता है कि पैसा जो है वो आपको बहुत सुख दे सकता है, लेकिन मैं जब अपनी कार में डिप्रेशन में जा रहा होता हूँ और बाजू में देखता हूँ कि एक चाय वाला मस्त चाय को छालते गाना गा रहा होता है, तो यार ये तो वही चीज कर रहा होता है ना जिसकी हम सबको तलाश थी। तो मतलब हमारा ऐसा सोचना था कि आपकी लाइफस्टाइल वो ऐसी हो जाए कि मटेरियलिस्टिक चीजें तो जरूरी है, आप यहां से जब आप बेटर सोचने लगते हैं ना तो आप
बेहतर इंसान बनेंगे, आप अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाएंगे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि गो टुगेदर ग्रो टुगेदर के कॉन्सेप्ट को लेके हम कैसे कम्युनिटी को फॉर्म करें, इसमें हम रोल बोल सोशल भी एक हमारा वर्टिकल है जिसमें हम हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेशन के प्रति है, नेशन बिल्डिंग के प्रति है, हम क्या कर सकते हैं। चैरिटी, हर आदमी चाहता है कि मैं गरीबों को खाना खिलाऊं, हर आदमी चाहता है कि मैं चैरिटी करूं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हर बार जब करना चाहता है तो आवाज आती है दिल से, सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक चाय की कीमत 10 रुपए है, मेरी जेब में औकात नहीं है कि मैं 10 रुपए की चाय दे सकूं, लेकिन मैं 2 रुपए तो दे सकता हूँ। मैं 2 रुपए आपसे मांग लूंगा, मैं 2 रुपए अपने कैमरामैन भाई साहब से मांग लूंगा। तो हम 2-2 रुपए भी इकट्ठा करके किसी एक आदमी को तो चाय पिला ही सकते हैं। तो मैं उस दिन का इंतजार क्यों करूं कि मैं जब 10 रुपए आएगा तभी चाय पिलाऊं। मैं बाकी 5 लोगों को जोड़ के भी आज का जो चैरिटी है वो तो शुरू कर ही सकता हूँ। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे निकले और 5 साल हुआ है हमको रोल गोल शुरुआत करें। अब हम इस मुकाम पे आए हैं, चीजों में क्लैरिटी आई है कि अब हम रायपुर से निकल के अलग अलग शहरों में भी अपनी कम्युनिटी बनाए। और क्योंकि एक मामला ये भी था माइंड में कि जैसे जेसीआई है, रोटरी है, अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब फॉरेन बेस्ड है, इनका एक बड़ा पैसा जो है वो फॉरेन चला जाता है। तो शादी हमारे घर की, बेटी हमारी, बेटा हमारा, दहेज साले अमेरिका वाले क्यों ले जाए, ये क्वेश्चन हमेशा आता था माइंड में। तो फिर हमने बोला अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, इसको यही रजिस्टर्ड करो, यहाँ का पैसा हम यहीं के डेवलपमेंट में लगाएं और फिर हम हिंदुस्तान के बाहर कम्युनिटी खोलें। फिर उनकी बेटी, उनका बेटा, उनकी शादी, उनका दहेज हम यहाँ लेके आए, हम हमारे देश को आगे बढ़ाएं। तो बस इसी एक माइंडसेट के साथ कुछ लोगों का साथ मिला और चीजें हमने शुरू करी। सर, हमने बात करी थी कि मोटिवेशनल प्रोग्राम्स की बाढ़ आई हुई है, लेकिन आज का युवा फिर भी भटक रहा है ये सोच करके कि किसे फॉलो करें, किसका साथ लें, ये वो डिसाइड नहीं कर पाता है। और लोगों ने इस मोटिवेशनल प्रोग्राम को एक दुकान की तरह यूज कर रहे हैं। वो अपनी दुकान चला रहे हैं, कोई क्या परोस रहे हैं क्या नहीं परोस रहे हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसमें नुकसान युवाओं का हो रहा है। युवा कैसे इस चीज को डिसाइड करें कि हमारे लिए क्या सही है, कौन गलत है, कौन सही है? देखिए, सही और गलत तो कुछ नहीं होता, हर आदमी अपना जितना नॉलेज है वो परोस रहा है। मैटर ये करता है कि जैसे मैं कहता हूँ कि एक डॉक्टर है, अब वो डॉक्टर 10,000 की फीस ले रहा है, उसका सेटअप वैसा है, उसकी चीजें वैसी है। आपको ये देखना है कि मेरी बीमारी क्या इसी डॉक्टर से सही होगी या दूसरे से सही होगी। अगर मैं 100 रुपए वाले डॉक्टर से भी अपना इलाज करा ले रहा हूँ तो मुझे एट द एंड मेरा गोल है कि मुझे अपना इलाज कराना है और मुझे लगता है कि मुझे उसकी जरूरत है, तब तो मैं वहां जाऊंगा। हर आदमी अपने चीजें लेके बैठा है। अब हम चूज कैसे करें, हमको करना क्या है, वो तभी चूज कर पाएगा कि वो अपनी जिंदगी में जब अपना गोल क्लियर कर ले, उसे करना क्या है। वो आज आप देखिए 3 साल के बच्चों के लिए स्कूल में, नर्सरी में साइकेट्रिस्ट रखी जाती है कि बच्चा डिप्रेशन में मत चला जाए। 3 साल के बच्चे को किस चीज का डिप्रेशन। तो ये जो संस्कृति का परिवर्तन होते जा रहा है ना, हमको यहाँ पे बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। एक वर्ग है जो बिल्कुल इनके फेवर में है और एक वर्ग जो है वो बिल्कुल इनको गाली दे रहा है। ये जो गालियां दे रहा है ये थोड़ा सा इनको एक्सेप्ट करना शुरू करें, और ये जो बिल्कुल इस पे सावन लगा हुआ है कि नहीं हमको बिल्कुल रिबेलियस होना है, वो होना पड़ेगा। ये प्रकृति शुरू से होती आ रही है। क्योंकि आज मैं अगर फटी जीन्स पहन रहा हूं तो ये मेरे घर में क्रांतिकारी बदलाव मेरे पिताजी ने लाया होगा कि उन्होंने अच्छी पैंट और अच्छी जीन्स शुरू की होगी। उससे पहले तो धोती कुर्ते ही पहनते थे। आज अगर मेरी पत्नी या मेरी भाभियां घर में सूट पहनती है, वो इसलिए हुआ होगा कि इससे पहले मेरी दादी ने शायद घूंघट लगाना मना किया होगा। तो हर पीढ़ी जो होती है कुछ ना कुछ बदलाव लाती है। तो जो उससे पहले वाली पीढ़ी है वो उसका अपोज करती है। अगर मेरे पिताजी, मेरी मम्मी साड़ी पहनना शुरू की, घूंघट नहीं लगाती थी, तो उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मेरी जो वाइफ आएगी वो सूट पहनना पसंद करेगी, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं करती, वो तो सास बन जाती है। उनको ये याद नहीं आता कि जब मैं अपनी सास से बगावत करी थी कि मैं घूंघट नहीं ओढ़ूंगी, तब आपकी क्या मनोदशा थी। जब ये थॉट प्रोसेस आने लग जाएगा, हम एक दूसरे को समझने लग जाएंगे कि सामंजस्य कहाँ बैठे, क्या चीज मर्यादा के दायरे में है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि समाज में, घर में बैलेंस बनना शुरू होगा और वो चीज फिर आने वाली पीढ़ी पे ना रेप्लिकेट होने लगेगी। दर्शकों, आपने सुना है कि किस तरह से ये चुनाव करना जरूरी है कि कौन सही है, कौन गलत है, किसकी बातें हमें मोटिवेट कर रही हैं और कौन हमें डिप्रेशन की ओर ले जा रहा है। सर, अब बात करते हैं, अगर एक युवा, एक इंसान अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, किन बिंदुओं पर उनको काम करना चाहिए और कैसे रास्ता चलना चाहिए? सबसे पहले तो डिसाइड करना चाहिए कि आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है, और वो सक्सेस की परिभाषा आपके लिए है या समाज या परिवार द्वारा आपके ऊपर थोपी हुई है। हो सकता है मेरे पिताजी के लिए आज भी सक्सेस एक क्रेटा कार हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस रोल्स रॉयस है। हो सकता है कि मेरे एक दोस्त के लिए रोल्स रॉयस सक्सेस नहीं है, उसके लिए सक्सेस है कि वो निरोगी रूप में पूरी दुनिया एंजॉय कर सके। तो हर के लिए सक्सेस की परिभाषा अलग है, और मुझे लगता है सक्सेस जो है ना वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो पड़ाव नहीं है, वो जर्नी है।
सक्सेस एक माइलस्टोन है। मतलब जब हम लाइफ शुरू करते हैं तो 12वीं पास करना भी एक सक्सेस थी। तो हम ये नहीं हुआ कि हम रुक गए। बहुत से लोग क्या होता है कि वो, मैं देखा हूं कि अपनी पुरानी पुरानी सक्सेस को बहुत सेलिब्रेट करते हैं। और 1972 में जब हमने बोला था मंच पे, 4 लोगों ने हमारी खूब तारीफ करी थी। अरे भाई चला गया 1972, आज आप 2020 में हो, अब किस तुम चीज को पकड़ के रखे रहोगे। आज मोदी जी इसलिए तरक्की कर पा रहे हैं कि उन्होंने उरी और बार बार उस चीज को कोट नहीं किया, वो आगे क्या करना है उसकी बात करते हैं। पर आप लगे रहोगे कि यार नेहरू ने देखो ये किया था। अरे नेहरू ने जो किया चला गया भाई, जमाना चला गया। आप क्या कर रहे हो? या मोदी जी जो कोसते हैं नेहरू ने ये किया वो किया, अरे भाई वो करके चले गए ना, अच्छा किया बुरा किया हो गया। आपके हाथ में टाइम है, आपके हाथ में रिसोर्स है। आपकी सक्सेस आप क्या इबारत लिखना चाहते हो उस पर मैटर करती है। तो जैसे मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है, आपके लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है। तो सक्सेस को यूजुअली देखा गया कि हमने पैसों पे तौल दिया है। बट हो सकता है कि मतलब 100 करोड़ आएंगे तो शायद मैं सक्सेसफुल होऊंगा, बट मैं 100 करोड़ आएंगे तो मैं तो और एम्बिशियस हो जाऊंगा, फिर मेरी टारगेट 200 करोड़ का होगा। तो ये जर्नी है। पर आपका सक्सेस का जो नापने का पैमाना है वो ये होना चाहिए कि यार मैं हमेशा खुश रहूंगा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, मैं महीने में किसी एक आदमी की मदद करूंगा, मैं 4 लोग की तारीफ करूंगा, मैं कभी इसे चिड़चिड़ करके बात नहीं करूंगा, एक अच्छा इंसान बनूंगा। ये होती है एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान। मैं आपसे पूछूं, आप दुर्ग शहर के हैं, तो आप 1960 के दुर्ग के 5 धनाढ्य सेठ के नाम बताइए। आप नहीं बता पाएंगे। आप दुर्ग के 1700 शताब्दी के, 1800 साल के या 1900 के आप 2 रईस आदमियों के नाम बताइए, आप नहीं बता पाओगे। आज से 50 साल बाद जो अभी के आपके वहां के रईस लोग होंगे, आने वाली पीढ़ी उनका नाम नहीं जानेगी। लेकिन पीढ़ी नाम किनका जानेगी? जो दुर्ग में प्रतिमा लगी कि यार इस आदमी ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, इस आदमी ने दुर्ग के लिए बहुत कुछ किया है, ये आदमी हमेशा खुश रहता था, इस आदमी ने खुशियां बिखेरी है, इस आदमी ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है। तो ये लोग जो होते हैं वो एक्चुअल सक्सेसफुल लोग होते हैं। अगर सक्सेस सिर्फ पैसों से मिलता तो आज बिल गेट्स को देखने के लिए करोड़ों की भीड़ आती, प्रेमानंद जी के सत्संग को सुनने के लिए नहीं। जब प्रेमानंद जी को देखने के लिए लाखों की भीड़ जा रही है ना, वो इसलिए जा रही है कि उनको पता चल गया है कि यार ये जो है ना, ये असली सक्सेस है। विराट कोहली जो दुनिया में सारे ऐशो आराम लेके बैठा है, वो जहां खड़े हो जाए तो लाखों लोग उसको चाहने दीवाने वाले हैं। लेकिन वो जब वो चीज पा के छोड़ता है और बोलता है कि यार मेरे लिए ना असली सक्सेस ये है कि मैं आनंद में रहूं, मैं अपने ईश्वर के समीप रहूं, मैं यहां से शांत रहूं, तो ये सक्सेस होती है। तो आपको तय करना है कि आपके लिए सक्सेस की परिभाषा क्या है। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी गाड़ी चलाते, फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी घड़ी पहनते, फर्क नहीं पड़ता आप कैसे घर पे रहते हैं, वो तो बदलता जाएगा। पर ये मनोदशा अगर आपकी आज से हो जाए ना कि मैं खुश रहना चाहता हूं, तो आप आज से सक्सेसफुल हो। आप क्यों वेट करोगे कि मैं उम्र के इस पड़ाव में आके सक्सेसफुल होऊंगा या फला घड़ी आ जाएगी तो ही सक्सेसफुल होऊंगा। किसी को लगता है कि मेरी शादी हो जाए इस लड़की से तो मैं सफल हो जाऊंगा, फिर शादी के 5 साल बाद वही माथा पीट रहा होता है कि यार किससे शादी कर लिया यार, पूरी जिंदगी नरक बन गई है। तो ये चीजें चलती रहे। दोस्तों, आपने सुना जिस तरह सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार सक्सेस की भी 2 पहलू होते हैं। एक होती है खुशी और दूसरा होता है पैसा। डिसाइड आपको करना है कि आप खुशी खरीद कर या खुशी लेकर सक्सेस होना चाहते हैं या पैसे कमाकर सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। सर, मैंने सही कहा? थोड़ा सा चेंज है बट ठीक है। मैंने कहा ना कि हर आदमी की अपनी डेफिनेशन होती है। किसी के लिए पैसा ही सुख है तो वो भी गलत नहीं है, और किसी के लिए सुख के पैमाने आप ये देखिए कि वो इतना पैसा कमा के आप नेक्स्ट करोगे क्या। अगर आपके जीवन में सिर्फ है कि पैसा ही चाहिए तो आपने 100 करोड़ कमा लिया, व्हाट नेक्स्ट? आप अगले पल सुसाइड कर लोगे। अगर सिर्फ पैसा खुशियां देता तो दुनिया में बहुत से ऐसे बड़े आर्टिस्ट हुए हैं जो दुनिया में खूब सक्सेस पाते हैं। एलिस प्रिस्ली जैसा आर्टिस्ट है यूएस का, जिसने 21 साल की उम्र में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर लिया, उसके बाद इतना पैसा, इतनी गाड़ियां थी, और एट द एंड उसको लगा कि यार मैं अब जिंदगी में मेरे को कुछ करने को बचा नहीं, और 23 साल की उम्र में वो सुसाइड कर लेता है। तो कुछ तो चीज है शायद पैसों से परे है। लेकिन क्या होता है कि हमारे समाज ने, हमारे आसपास के लोगों ने, हमारे परिवार ने बता दिया है पैसा बहुत जरूरी पहलू है, लेकिन उसकी भी एक सीमा तय करना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ खुशियां पैसों में ढूंढते मत रह जाए। आप पैसों को एक हथियार की तरह यूज करो, पैसों को आप यूज करो, पैसा आपको यूज ना करने लग जाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर, एक और सवाल लेंगे। रोल बॉल कम्युनिटी किस तरह से युवाओं को हेल्प कर सकती है, और अगर युवा रोल बॉल कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है rollball.org, rollball.in या rollballcommunity.com, आप उसके थ्रू रोल बॉल के बारे में पता लगा सकते हैं। और अलग अलग शहरों में हम कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, ताकि जिस तरीके के काम हम कर रहे हैं हमने इसको इतना स्मार्टली डिजाइन किया हुआ है ना, कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम, हमारे घर में तो माँ बाप भूखे हैं, लेकिन हम निकल गए सड़कों पे लोगों को खाना खिलाने के लिए। हमारे सगे भाई से तो बातचीत बंद है, पर हम निकल गए कि समाज के लोगों में खुशियां बांटने के लिए। तो रोल बॉल एक रिवर्स पहलू है। हम यहाँ बात करते हैं कि पहले आप खुद तो खुश होइए, आप खुद तो अपने आप में बैलेंस हुए, फिर आप समाज तक पहुंचेंगे। क्योंकि आप जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो एयर होस्टेस भी बोलती है पहले आप अपना मास्क खुद लगाएं, फिर बाजू वाले की मदद करें। तो रोल बॉल जो है वो इस फिनोमिना में काम कर रहे हैं कि पहले हम खुद बेहतर बने और फिर हम जो अपना रोल है अलग अलग समाज के प्रति, उन चीजों पे आगे बढ़े। जो युवा सक्सेस की तलाश में घूम रहे हैं
उनसे कुछ अपील करेंगे, कहना चाहेंगे? भाई सक्सेस की तलाश करना बंद कर दो, खुश रहो, अपनी लाइफ को पॉजिटिव वे में आगे लो और जिंदगी में जो करना चाहते हो चाहे कुछ भी हो, अगर तुम जूता पॉलिश भी करना चाहते हो ना तो तुमको बस मजा आना चाहिए उस काम को करने में। तो ये मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी क्या करेगी, हमको अगर आनंद आ रहा है, हम अगर मजे में है तो तुम एक सक्सेसफुल इंसान हो। क्योंकि बनिस्पत जो आदमी जिसके अकाउंट में हजारों करोड़ है लेकिन उसके घर वाले उससे बात नहीं करते, वो रोज रात को शराब पीते हुए डिप्रेशन में सो जाता है, लेकिन तुम इंजॉय कर रहे हो पॉलिश करते हुए, तो यार आप डिसाइड कर लो कि आपके लिए सक्सेस क्या है। आजू बाजू माँ बाप भाई बहन दोस्तों की डेफिनेशन में ना अपनी लाइफ की ऐसी तैसी मत करना। दोस्तों ये थे हमारे बीच में सागला जी, और उन्होंने बताया कि सक्सेसफुल बनने के लिए क्या जरूरी है और एक सक्सेसफुल व्यक्ति की स्टोरी क्या होनी चाहिए और किस तरह से वो अपनी स्टोरी लिखता है, अपनी स्टोरी बनाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साथी संदेश लाइव। मैं हूं रायपुर से संतोष शर्मा।